नमस्कार, जय हिंद। टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था कि क्या वैश्विक परिदृश्य बना था, विश्व में कौन सी परिस्थितियां बनी थी जिन्होंने यूरोपियों को भारत की ओर आकृष्ट किया, भारत की ओर आने के लिए ललायित किया। और उस परिदृश्य को पढ़ने के पश्चात आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अलग अलग यूरोपीय शक्तियां हैं, अलग अलग यूरोपीय कंपनियां हैं, वह भारत की ओर आई और क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले आते हैं कौन? पुर्तगाली। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से वास्को डी गामा 4 जहाज़ों का बेड़ा लेके आता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, और एक अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति के द्वारा उसको पथ प्रदर्शित किया जाता है और वह केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर आकर उतरता है। अब वहाँ का जो राजा होता है जमोरिन, उसके द्वारा उसका भव्य स्वागत किया जाता है। स्वागत के पश्चात वो 3-4 महीने का समय यहाँ व्यतीत करता है। उसके बाद वापस अपने देश पुर्तगाल जाता है और जाने के बाद जो गिफ्ट में मिला एक थैली मसाला है, उसको जब वो सेल करता है, बेचता है, तो संपूर्ण यात्रा के खर्च के 60 गुना ज़्यादा कीमत पर वो जो मसाले थे वो बिकते हैं। और इस तरीके से यूरोप में हाहाकार मच जाता है कि भैया अब हमको भी भारत की ओर जाना है, भारत से व्यापार हमको भी करना है। क्लियर हो रही है? एक कनेक्ट कर पा रहे हैं आप पिछली कक्षा से इस कक्षा को? चलिए, तो देखो, पुर्तगाली जब आए तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आता है। फिर वास्को डी गामा चले गया वापस। 1500 में पेड्रो अल्बरेज आया और इसी के समय में जो पहली कोठी थी पुर्तगालियों की वो कोचीन में बनती है। याद रखेंगे, पहली कोठी कहाँ बनी? तो पहली कोठी बनती है कोचीन में। इसके बाद 1505 में पहला गवर्नर आता है इनका। अभी तक आ रहे थे वो यात्री थे, लेकिन पहला गवर्नर अगर आपसे पूछ दे फ्रांसीसी पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में एक फेमस बात है, इसने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या थी? तो देखो, जब वास्को डी गामा जब आया था ना, तो उसने एक चीज़ तो नोटिस करके गया था यहाँ से कि भैया यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोकलाइड हैं, और यहाँ जो बाहर से व्यापार करते हैं वो अरब कंट्रीज़ के होते हैं। उधर सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान साइड के लोग यहाँ व्यापार करते हैं। लेकिन उसने ये बात नोटिस कर ली कि ये व्यापार तो करते हैं लेकिन इनके पास अस्त्र शस्त्र है नहीं, सेना ये लेकर नहीं आते। और इस तरीके से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब भारत आया तो इसने अपने साथ एक अच्छी खासी सधी हुई नौसेना लेकर आया और उसके बाद जो हिंद महासागर है वहाँ पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद इनसे परमिशन लेने के बाद ही हिंद महासागर से व्यापार हो सकता था। तो इस तरीके से हिंद महासागर पर एक तरीके से कब्जा कर लिया और वहाँ से ये परमिट देने लगे। जैसे रोड पे आप जाते हैं तो टोल कटाते हैं ना उस रोड पे चलने के लिए, वैसे हिंद महासागर से व्यापार करने के लिए इनको टैक्स देना पड़ गया। ठीक, तो आप याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर आया 1509 में फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसने गोवा को जीता। बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनके कब्जे में था गोवा, तो इसने गोवा को जीत लिया। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, इसके बाद एक और गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। और ये नीनो डी कुन्हा है ना, इसके द्वारा गोवा को राजधानी बनाई जाती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो पुर्तगाली थे वो भारत आ गए और उनमें ये घटनाक्रम हुई। 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। 1500 में पेड्रो अल्बरेज आया। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, इसने गोवा को जीता बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से, और नीनो डी कुन्हा जो था उसने गोवा को राजधानी बनाई। इतनी चीज़ें आपको पुर्तगालियों के विषय में याद रखनी है। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो अब डच में आते हैं। तो डच जो है वो 1602 में आए। कब आए? 1602 में आए। इनकी पहली कोठी बनी थी 1605 में मछलीपट्टनम में।
इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि 1602 में आए, 1605 में पहली कोठी मछलीपट्टनम में बनी और 1759 में, तब तक ये बेसिकली जो डच थे ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और इसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों से, और बेदरा के युद्ध के बाद ये भारत से कंप्लीटली चले गए, अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दिया और वापस चले गए। फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो फ्रांसीसी 1664 में आए थे भारत, 1664 में, ठीक। 1668 में इनकी पहली कोठी बनी थी सूरत में। कहाँ? सूरत में। पहली कोठी कहाँ? सूरत में। कब? 1668 में। इनका पहला गवर्नर आया था, उसका नाम था डुप्ले, जो कि आया था 1742 में। इसके बाद 1760 में वॉन्डीवॉश के युद्ध से ये चले गए कहाँ? वापस। मतलब वापस तो खैर बहुत बाद में गए, लेकिन इन्होंने सारे जो कार्य थे, सैन्य कार्य, वो बंद कर दिया वॉन्डीवॉश के युद्ध के बाद। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1760 के वॉन्डीवॉश के युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी थे वो यहाँ से चले गए। अब ये युद्ध क्या था, कैसा था, क्या परिदृश्य था, वो आगे देखेंगे, अभी आएगा वो। अभी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, है ना। बात करते हैं अंग्रेजों की। तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनती है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनती है, और वो कंपनी जो होती है वो महारानी जो वहाँ की थी उस समय, क्राउन जो थी, उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ से वो एक मैग्ना कार्टा प्राप्त करते हैं, महाअधिकार पत्र प्राप्त करते हैं। इधर भारत वाला जो एरिया है यहाँ पर व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त करते हैं, अर्थात यहाँ पर केवल और केवल वही व्यापार करेंगे, उनको छोड़ के और भी कोई कंपनी ब्रिटेन की यहाँ पर आके व्यापार नहीं कर सकती। इस तरीके से एकाधिकार इन्होंने प्राप्त किया। 1600 में ये भारत आए, ठीक। 1600 में भारत आए। 1608 में सूरत में पहली कोठी इन्होंने बनाना शुरू किया। घटना क्या हुआ था देखो, टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति था, टॉमस रो, ये आया, जहांगीर से मिला और व्यापार के मतलब अपनी पहली कोठी बनाने के लिए अनुमति मांगा जहांगीर से, ठीक। 1608 में, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, जहांगीर शासक बन चुका था। तो जहांगीर से इसने कोठी बनाने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली और 1608 में सूरत में कोठी बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद जो उसके दरबारी थे जहांगीर के, उन्होंने उसको कहा कि भैया ऐसे विदेशियों को आप मत दो यार कोठी वोठी बनाने की अनुमति, बाद में दिक्कत होगा हमको। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. तो इस तरीके से फिर इसका काम जो है वो शुरू तो हुआ पहले और रुक गया। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली कोठी जो बनना शुरू हुई थी तो वो थी सूरत की कोठी। लेकिन 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अर्थात दक्षिण में अपनी कोठी स्थापित की। तो दक्षिण की पहली कोठी पूछा जाए तो वो थी कौन सी? मछलीपट्टनम की, ठीक। 1632 में इन्होंने, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं आपको, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। सुनहरा फरमान, अब ये क्या था? तो सुनहरा फरमान ये था कि 500 पैगोड़ा उस समय की मुद्रा होती थी, 500 पैगोड़ा में संपूर्ण गोलकुंडा में फ्री ट्रेड 1632 में इन्होंने प्राप्त किया। 1639 में फ्रांसिस डे नाम का व्यक्ति था, अंग्रेजों का एक मुखिया था, उसने सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की। कहाँ? मद्रास में, ठीक। 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, नाम था कैथरीन, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह होता है किससे? अंग्रेज राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से। और जब शादी होती है दोनों की तो पुर्तगालियों के कब्जे में तब तक क्या था? बंबई। तो इन्होंने बंबई को दहेज में दे दिया, किसको? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज राजकुमार को दहेज में मिल गया क्या?
बम्बई, लेकिन अंग्रेज राजकुमार तो बैठा है ब्रिटेन में, उसको इन सब से क्या मतलब। तो जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, अंग्रेज कंपनी वाले थे, उन्होंने ये जो बम्बई था उसको 1668 में किराए पर ले लिया। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें। 1699 में कलकत्ता शहर बसाया। तो देखो 3 गांव थे, सुतानटी, कलिकाता प्लस गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिला करके जॉब चॉर्नॉक नाम के व्यक्ति ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। ठीक, 1717 में देखो, चलो 1717 में मैग्ना कार्टा। तो ये क्या विषय है भाई, अब मैग्ना कार्टा क्या है तो देखो मैं बता रहा हूं आपको भी, है ना। देखो अंग्रेजों के साइड से एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। और इस समय जो मुगल सम्राट था उसका नाम था फर्रुखशियर। मुगल सम्राट फर्रुखशियर था। तो फर्रुखशियर जो है एक गले की बीमारी से जूझ रहा था, यहां पर गले में कुछ फोड़ा हो गया था उसको, तो उससे वो जूझ रहा था। और भारत के जितने डॉक्टर्स थे लगभग सबको दिखा चुका था, वो कोई ठीक नहीं कर पाया था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, वो आया भारत और फर्रुखशियर से जाके मिला, और फर्रुखशियर का जो गले की जो बीमारी थी उसको वो ठीक कर दिया। तो इससे खुश होके जो फर्रुखशियर था उसने इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए, जैसे ₹3000 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड, टोटल फ्री ट्रेड, आपको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये में। और 10,000 रुपये में सूरत में फ्री ट्रेड का अधिकार किसने दे दिया, फर्रुखशियर ने इनको दे दिया, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 में इन्होंने बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा और प्लासी का युद्ध जीता। 1759 में बेदरा के युद्ध से डचों को पराजित किया। 1760 में वॉन्डीवॉश के युद्ध से फ्रांसीसियों को पराजित किया। 1764 में अगेन बंगाल में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और बंगाल पूर्ण रूप से इनके कब्जे में आ गया। 1818 में मराठाओं को हराया। 1849 में पंजाब को जीता। 1857 में मुगलों को हरा दिया, सीधे सीधे जो दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया। और 1885 में अफगानिस्तान को भी जीत लिया। इस तरीके से देख रहे हैं हम किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो एक के बाद एक सारी जगहों को जीतते जा रहे हैं। और इस तरीके से अंग्रेज जो हैं एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में, एक बड़ा उपनिवेश स्थापित करने में भारत में सफल होते हैं। क्लियर हो रहा है, ये एक ओवरव्यू था। अब इसके अंदर हम डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से चलो देखते हैं अंग्रेज किस तरीके से सारी जगहों को जीते थे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए तो अब देखते हैं अंग्रेजों ने किस प्रकार से अलग अलग शक्तियों को जीता। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध की। याद रखेंगे ये कर्नाटक युद्ध कहने का मतलब युद्ध जो है अंग्रेजों का ये हो रहा है फ्रांसीसियों से। ठीक है, अब फ्रांसीसियों का मेन जो कब्जा था वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, इसलिए इसको आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। टोटल 3 युद्ध हुए। ठीक, पहला युद्ध जो था इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। मतलब यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके उत्तराधिकार के लिए उधर ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमको हमारे देश में देखने को मिला, जहां पर अंग्रेज भी थे और फ्रांसीसी भी थे, उनके बीच में भी मतभेद हो गया और इस वजह से युद्ध हो गया 1746 से 48 के बीच। सेंट टोमे का युद्ध हुआ और उसके बाद एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। याद रखेंगे, सेंट टोमे का युद्ध, एक्स-ला-शापेल की संधि। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्लियर। दूसरा युद्ध जो था वो क्यों हुआ, तो हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के कारण। देखो क्या हुआ, हैदराबाद की नवाबी खाली थी और कर्नाटक की नवाबी खाली थी। अब अंग्रेज अपने आदमी को बैठाना चाह रहे थे और फ्रांसीसी अपने आदमी को बैठाना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ।
तो 1748 से लेके 54 तक। यहाँ पर अंबूर का, जैसे इसमें देखो, इसमें कोई वो नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि संधि हो गई। अब नेक्स्ट में क्या होता है, अंबूर का जो युद्ध होता है ये फ्रांसीसी जीतते हैं और ऑर्काट का घेरा लगा करके अंग्रेज जीतते हैं। मतलब दोनों में से एक एक चीज, दोनों शक्तियां जीत गई, एक अंग्रेज जीते, एक फ्रांसीसी जीते, और इस प्रकार से पांडिचेरी की संधि होती है और सेकंड जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। तीसरा जो कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध। 1756 से 63 तक यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन अगेन यूरोप में अगर उन दोनों शक्तियों के बीच में अगर कोई घटना हो रही है तो उसका प्रभाव हमको यहाँ भी दिखेगा। और इसी तरीके से वांडी वॉश का युद्ध होता है, और वांडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसी जो हैं ये बुरी तरीके से हारते हैं और वहाँ पेरिस की संधि हो जाती है। तो वांडी वॉश के युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे फ्रांसीसी सेना नहीं रख सकते, फ्रांसीसी जो हैं वो व्यापार के अलावा और किसी भी प्रकार के सैन्य गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकते, किले बंदी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के फ्रांसीसी के बाद भारत में बचे तो, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि सैन्य दृष्टिकोण से जो फ्रांसीसी थे वो वांडी वॉश के युद्ध से कहाँ चले गए, फ्रांस वापस चले गए, भारत से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। हालांकि अभी ये भारत में बने रहे थे और भारत में व्यापारिक गतिविधियों में इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सैन्य दृष्टिकोण से, किलेबंदी के दृष्टिकोण से ये भारत से जा चुके। ठीक, इस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो 3 युद्धों के माध्यम से फ्रांसीसियों को जीत लेते हैं। अब आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। तो मैसूर जो है ये वर्तमान कर्नाटक के नीचे वाला जो एरिया ना मैसूर, वो है, ठीक, मैसूर को जीतने के लिए अंग्रेजों ने टोटल 4 युद्ध लड़े। देखो, मैसूर जो राज्य था वहां पर अड्यार वंश का शासन था, उनकी सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हैदर अली वहां का नवाब बन जाता है, कहाँ का, मैसूर का, और हैदर अली के साथ जो है युद्ध होता है फिर अंग्रेजों का। देखो 4 युद्ध याद कीजिए, 67 से 69, फिर 80 से 84, 90 से 92 और 99। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, 4 युद्ध। पहला युद्ध जो था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। मद्रास की संधि होती है और मद्रास की संधि के तहत जो हैदर अली हैं और अंग्रेज हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि भैया हम दोनों अब से दोस्त रहेंगे और भविष्य में अगर कोई भी युद्ध होता है, चाहे मेरा अगर किसी के साथ युद्ध होगा तो आप मेरा साथ दोगे, आपका अगर युद्ध होगा तो मैं साथ दूंगा। इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मद्रास की संधि होती है इनके बीच में। 80 से 84 में जब सेकेंड युद्ध क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर हैदर अली का जो युद्ध है ये मराठा लोगों से हो जाता है, ठीक, लेकिन चूंकि मद्रास की संधि में कहा गया था कि आपका युद्ध किसी के साथ भी होगा तो सहायता करेंगे, तो ये सहायता नहीं किए अंग्रेज, इसलिए अब खुन्नस खा के फिर ये वाला युद्ध होता है, सेकंड वाला। तो देखो हैदर अली और टीपू, अब इसमें हैदर अली के साथ उसका बेटा भी जुड़ चुका है टीपू सुल्तान, ठीक है ना, और इनका युद्ध होता है आयरकूट नाम के एक अंग्रेज सेनापति के साथ। तो इसमें देखो हैदर अली की मृत्यु हो गई वहीं पे युद्ध में, और आयरकूट जो है ये घायल हो गया था, लेकिन 2-4 महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। युद्ध कौन सा था, पोर्टोनोवा का युद्ध था और मैंगलोर की संधि होती है यहाँ पर, ठीक, क्लियर। देखो तीसरा जो युद्ध था 90 और 92 के बीच में होता है। टीपू सुल्तान का युद्ध अंग्रेजों से होता है। टीपू सुल्तान, मतलब ये कहा जाता है कि इस युद्ध में ना बहुत लूटा था अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान को मतलब कहीं का नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। और इस तरीके से रंगपट्टनम की संधि होती है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के बच्चों को अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया था और उसके बदले में 3 करोड़ रुपए मांगे थे। तो बहुत सारी खैर कहानियां हैं, वो बात की बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है हम उसी चीज़ों को देख रहे हैं। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी कब, 1792 में। इसके बाद 1799 में फिर से इनके बीच में युद्ध होता है, लेकिन अब टीपू सुल्तान तो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो सहायक संधि के तहत इसको जो वेलेजली है, वेलेजली गवर्नर बन के आता है और एक नई पॉलिसी लेके आता है सहायक संधि, जिसके तहत ये पूरे क्षेत्र को, मैसूर क्षेत्र को अपने राज्य में
मिला लेता है। अब वो सहायक संधि क्या है वो हम आगे जब अभी 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, मराठाओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो अगर आप पहले मराठा वाली क्लास को देखें उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों से। पहला 1775 से 82, दूसरा 1802 से 5, तीसरा 1816 से 18, 3 युद्ध, ठीक। तो पहला होता है वॉरेन हेस्टिंग्स और माधव नारायण राव के साथ। इसमें कारण क्या था, पेशवा का पद। राघोबा जो रहता है रघुनाथ राव, वो चला जाता है अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों के साइड से फिर युद्ध होता है। इस तरीके से पेशवा का जो पद है वो पाना चाहता था कौन, राघोबा अर्थात रघुनाथ राव। और इस तरीके से अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होता है, सालबाई की संधि होती है इसमें, ठीक। 1802 से 5 में फिर वेलेजली के समय होता है। वेलेजली इस समय क्या है, गवर्नर है। वेलेजली के समय बाजीराव सेकंड के साथ इसका युद्ध होता है और इसका कारण क्या था बेसिकली, तो कारण था होलकर से युद्ध। अब कैसे देखो, सिंधिया और पेशवा मिलकर ना होलकर के भाई को मार देते हैं। अब इस तरीके से होलकर के साथ जब इनकी दुश्मनी हो गई तो ये जाके अंग्रेजों से मिल गए और इस तरीके से पूरे मराठे और अंग्रेजों का युद्ध होने लगा। इसमें बहुत सारी संधि हुई, देखो जैसे बसीन की संधि हुई, देवगांव की संधि हुई, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई और राजपुर घाट की संधि हुई। ये संधियों का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। अगला जो था उसका कारण थे पिंडारी। पिंडारी क्या थे, अवैतनिक सैनिक थे, इनको वेतन नहीं दिया जाता था। कभी भी कहीं आक्रमण करना हो तो इनको बुला लेते थे और जो लूट का माल हुआ उसका कुछ परसेंट इनको दे दिया जाता था। एक हिसाब से देखें तो पिंडारी लुटेरे होते थे। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा पिंडारी, ये वही पिंडारी हैं, ठीक है ना। देखो तो अब फिर से इस समय गवर्नर कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है और बाजीराव सेकंड के साथ इनका युद्ध होता है। इसमें संधियों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी मंडी निरीक्षक के एग्जाम में ये मंदसौर की संधि को पूछा भी गया है ना। तो इसमें संधि होती किसकी किसकी, पूना की संधि, नागपुर की संधि, मंदसौर की संधि और ग्वालियर की संधि, ठीक। पूना, नागपुर, मंदसौर और ग्वालियर, ठीक है। देखो ग्वालियर की संधि होती है सिंधिया के साथ, हमने देखा था ना कि मराठे 5 भागों में बढ़ चुके हैं, तो ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ, मंदसौर की संधि होलकर के साथ, नागपुर की संधि भोसले के साथ और पूना की संधि पेशवा के साथ। इस तरीके से ये सारी संधियां होती हैं। अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को जीत लिया, मैसूर को जीत लिया, मराठों को जीत लिया। सिखों को किस तरीके से जीतते हैं, तो देखो आप एक ही सन याद रखेंगे, 1849, ठीक है। देखो पहला युद्ध होता है, उस समय गवर्नर रहता है हार्डिंग और सिखों के साथ युद्ध होता है। राजा रणजीत सिंह इस समय सिखों का राजा होता है, हमने पहले पढ़ रखा है सिखों के बारे में, है ना। तो राजा रणजीत सिंह जो है ये राजा होता है किनका, सिखों का। राजा रणजीत सिंह से ये हार जाते हैं और लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि होती है और एक सीमा रेखा तय कर दी जाती है कि इससे इधर आप नहीं आओगे, पंजाब वाले क्षेत्र में अंग्रेज नहीं आओगे और इधर मैं नहीं आऊँगा, ये रणजीत सिंह बोलता है। क्योंकि रणजीत सिंह अपने आप में बहुत पराक्रमी शासक होता है, उसकी सेना काफ़ी अच्छी होती है, यूरोपीय तरीके से सेना को अपने प्रशिक्षण दिलवाया रहता है वो, है ना। तो इस तरीके से ये युद्ध हो गई और इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद और भी बहुत सारे लोग होते हैं, नौनिहाल सिंह, जिंदन सिंह, इस तरीके से। और लास्ट में जो उनका वंशज रहता है उसका नाम होता है दिलीप सिंह। ये बच्चा रहता है अभी और इसकी माता रहती है रानी जिंदन। रानी जिंदन याद रखेंगे, इन्हीं के पास होता है कोहिनूर हीरा। तो इसके बाद क्या होता है, जब डलहौजी जो है वो अपनी हड़प नीति के तहत कब्जा करता है पंजाब पर और इनको जो है पेंशन पर लंदन भेज देता है। किनको, दिलीप सिंह को और रानी जिंदन को। और ये खुशी खुशी चल भी देते हैं और ये जाते हैं और कोहिनूर जो हीरा होता है उसको, जो ब्रिटेन की महारानी होती है उनको गिफ्ट कर देते हैं और आज भी उनके ताज में जो है कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। इस तरीके से अंग्रेज जो है सिखों को भी जीत गए, पंजाब को भी जीत गए, ठीक। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं किया ना क्योंकि इनकी कहानी, वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, एक एक युद्ध को आप एक एक क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम पास है,
टू द पॉइंट जो चीज़ें काम की हैं उनको ही पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना पढ़ लेंगे मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत डीप में नहीं पूछता है CGPSC में। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति पर। ठीक।